और दीप प्रज्वल के साथ ये प्यारी सी शुरुआत आप सभी के सामने। तमसो मां ज्योतिर्गमय अस्तो मां सद्गमय। एक कदम अंधकार से प्रकाश की ओर। कन्वेंशन सेंटर में बिहार के अलग अलग जिलों को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे पूरे भारत ही नहीं विश्व के अलग अलग देशों से भी यहाँ पधारे सभी बिहार वासियों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। लेट्स इंस्पायर बिहार के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित ब्रिगेडियर ए.के. सिंह साहब, आलोक रंजन जी, अनिल झा जी, श्रीमती सोनम मिश्रा जी, धीरेन आनंद जी, अमित ठाकुर जी, यहाँ कार्यक्रम में जितने लोग आए हैं सब अपने अपने क्षेत्र में कहीं ना कहीं अग्रणी हैं। मंच पर जो लोग हैं और जो समक्ष लोग हैं उनमें भेद करना कि किसको मंच पर होना चाहिए किसको समक्ष होना चाहिए बड़ा कठिन था। जो लोग पहले आए कुछ लोगों को हम लोगों ने मंच पर आमंत्रित किया और शेष लगभग जितने लोग कार्यक्रम में आए हैं सभी से हम सुनना चाहेंगे। वक्ताओं की सूची लंबी है, करीब 45 वक्ता तो निर्धारित हैं, अन्य ऐसे भी हैं जिनको हम आज सुनेंगे। तो अवसर संवाद का है, अवसर उस संवाद का है जो एक रूपरेखा तय करेगी कि 2047 तक कैसे एक विकसित बिहार का हम निर्माण कर सकेंगे। यदि कोई संदेश हमें साथ में जोड़ती है तो कोई जाति नहीं, कोई संप्रदाय नहीं, कोई लिंग भेद नहीं, किसी प्रकार की विचारधारा नहीं। यदि एक बात जो हमें जोड़ती है तो केवल एक स्वप्न है अपने बिहार को अपने जीवन काल में उत्कर्ष पर देखने का। स्वप्न है जो बिहारी शब्द कहीं ना कहीं अपमान का सूचक बनता चला गया। हर उस व्यक्ति ने जिसने बिहार से बाहर कदम रखे उसने अनुभव किया उस पीड़ा को मिटाने का, उसे पुनः सम्मान का प्रतीक बनाने का। क्योंकि यदि किसी ने उसको अपमान का सूचक बनाया तो वह व्यक्ति नहीं था जिसने इस प्रकार का सोचना प्रारंभ किया, बल्कि उसके कारण भी हम ही हैं। यदि हम देखेंगे क्यों हम अपमानित होते हैं तो कारण कोई और नहीं। एक समय ऐसा था जब हमेशा कहता हूं मार्ग नहीं थे, आज के जैसे टेक्नोलॉजी नहीं थी, सूचना के तंत्र नहीं थे, लेकिन हमारे बिहार के पूर्वज जब अफगानिस्तान के पार भी जाते थे तो सम्मान के साथ देखे जाते थे। कई बार आज तीसरा कार्यक्रम, बड़ा कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित हो रहा है। निशा झा मैडम का भी स्वागत करते हैं और स्नेह मिलता रहा है, अनेक कार्यक्रमों पर रही हैं। दिल्ली में तीसरा बड़ा कार्यक्रम, पहला बड़ा कार्यक्रम 25 दिसंबर 2021 को एनडीएमसी इसी सभागार में हम लोगों ने आयोजित किया था, बिहार उद्यमिता सम्मेलन। पिछले वर्ष 3 मूर्ति भवन में बिहार संवाद का आयोजन हुआ और आज हम लोग एक बड़े उद्देश्य के साथ जुटे हैं, बिहार विजन एट 2047। मन में विश्वास है कि जब स्वतंत्रता के 100 वर्ष होंगे,
समस्त भारत ने एक लक्ष्य तय कर रखा है कि भारत एक विकसित राष्ट्र हो, और भारत यदि विकसित राष्ट्र हो, इसके लिए परम आवश्यक है कि बिहार पुनर्स्थापित हो, बिहार विकसित हो। विकसित बिहार के बिना विकसित भारत की कल्पना हो ही नहीं सकती। बिहार ही वह भूमि रही जिस काल में संसाधन नहीं थे। उसने उस अखंड भारत के साम्राज्य का नेतृत्व किया जिसकी सीमा अफगानिस्तान के पार तक थी, हिमालय के उत्तर तक थी, दक्षिण में सागर तक तो हम थे ही, पूर्वोत्तर के भी पार तक न केवल थे। इस प्रकार के विश्वविद्यालयों को स्थापित कर सके थे जो पूरे विश्व को प्रेरित करते थे। अनेक क्षेत्रों से विद्वान प्राणों को संकट में डालकर भी आने के लिए तत्पर रहते थे, वैसी भूमि थी। आज यदि हम देखते हैं कि पिछड़ गए हैं तो अनेक कारण हैं, और बिहार की दृष्टि जो उस काल में उसे उस उत्कर्ष पर तब ले गई जब संसाधन नहीं थे, उसको समझने की बहुत आवश्यकता है। आज जब देखते हैं हम चिंतित हो जाते हैं, जब अपमानित होते हैं तो पीड़ित होते हैं, लेकिन जब सोचें उस काल में ऐसा क्यों था तो एक बड़ा स्पष्ट शब्द निकलता है कि हम भेदभाव से परे थे, हमारी सोच बड़ी थी। सोच यदि इस प्रकार की रही होती, आज 10 व्यक्ति भी मिलते हैं तो आपस में हम पहली बात यही सोचते हैं अमुक व्यक्ति किस जाति का है, किस संप्रदाय से संबंध रखता है, उसके अनुसार हम तय करते हैं कि हमारी मित्रता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, कैसा संबंध होना चाहिए। दूसरे व्यक्ति के बारे में आकलन भी हम इसके अनुसार करते हैं कि इस जाति का है तो उसका व्यवहार ऐसा होगा। कोई व्यक्ति कोई नेक काम करता है तो उसके बारे में हम सोचते हैं नेक काम तो कर रहा है, लेकिन इसमें भी इसकी जाति कहीं ना कहीं उसका कुछ स्वार्थ होगा। निस्वार्थ भाव से जब प्रयास कीजिए तो बिहार में हम उसको उस दृष्टि से नहीं देखते। हमें लगता है कि व्यक्ति का कोई स्वार्थ होगा, लेकिन अगर इस प्रकार की सोच हमारे पूर्वजों की रही होती, यदि छोटी सोच लेकर हम चलते तो सोचिए यदि आचार्य चाणक्य, उनके अंदर की सोच छोटी होती और केवल यहीं तक सीमित रहते कि मैं तो एक शिक्षक हूं, मेरा काम अपने विद्यार्थियों को पढ़ाना है। और उस समय तक्षशिला में थे जब पश्चिमोत्तर से बड़ा आक्रमण होने वाला था। मन में बड़े विचलित हुए, यदि अपने दायित्व तक सीमित रहते तो क्या अखंड भारत का साम्राज्य कभी बनता है? एक व्यक्ति के मन में जब इच्छा हुई कि यदि भारत अनेक भागों में बटा रहेगा, लोग संघर्ष करते रहेंगे राज्यों में, गणराज्यों में बटकर, तो निश्चित है कि हम पराक्रांत हो जाएंगे। कोई विदेशी संस्कृति आएगी, हावी हो जाएगी, और पराधीन संस्कृति अपने जीवन मूल्यों को भी रक्षा नहीं कर पाएगी। इस पीड़ा के साथ जब मगध आए तो मगध की तो सोच बहुत बड़ी थी। मगध उस भूमि का नेतृत्व कर रही थी जिसकी सोच बड़ी इसलिए थी क्योंकि जातियां बिहार में तब भी थी, लेकिन मगध ने उस क्रांति को देखा था जिसकी कल्पना पूरे विश्व में नहीं थी। जातियां तब भी थी, लेकिन जिस प्रकार का जातिवाद जिससे आज हम ग्रसित हैं, उस मगध में यदि रहा होता तो मगध में नंद वंश का उदय कभी नहीं होता। सबसे निम्न वर्ग के व्यक्ति शासक बने, यह बिहार की क्रांति थी, सोच की क्रांति थी जिसमें सामर्थ्य को हम पूजना जानते थे। लेकिन उस महान नंद वंश के वंशज धनानंद में जब उस प्रकार की सोच नहीं रही, उन्हें लगा कि जब पाटलिपुत्र पर मगध पर आक्रमण होगा तो हम देख लेंगे, यवन सैनिकों का प्रतिरोध करने की हमें आवश्यकता नहीं। तो चाणक्य बड़े विचलित हुए, और तब जब उन्हें लगा कि ऐसा योग्य व्यक्ति चाहिए तो क्या उन्होंने चंद्रगुप्त की जाति देखी। जब निकले पाटलिपुत्र के उद्यान में तो एक युवक जिसने उन्हें सामर्थ्य दिखा, उसको लेकर तक्षशिला की ओर चले, और तक्षशिला में जब यवन सैनिक आए, तक्षशिला नरेश ने संधि कर दी। इन युवाओं की टोली ने हर ग्रीक स्कंधावर में जाकर बताने का काम किया कि जब मगध की सेनाएं चलती हैं उनके धूल में सूर्य भी छिप जाता है। पहला आक्रमण निश्चित विजयी हुए, लेकिन आसान नहीं था। यूरोप जीत चुके थे, पर्शिया जीत चुके थे, लेकिन भारत के पहले आक्रमण में भारत की सैन्य शक्ति का अनुभव हुआ, और जब शक्ति का अनुभव हुआ और इस प्रकार की कल्पना पूरी सेना के मन में दौड़ने लगी कि अभी तक तो केवल पंजाब में हम जीते हैं, आगे मगध है, और मगध की सेनाएं से जब हमारा सामना होगा तो शायद हम अपने देश तक लौट के नहीं जा पाएंगे। एक सोच जिसको लेकर हम चले, उसका नतीजा ये हुआ कि यवन सैनिकों को लौट जाना पड़ गया। अलेक्जेंडर द ग्रेट, उनको भी मन में विश्व विजय की कल्पना थी, लौटना पड़ा। बिहार एक अलग भूमि, एक अलग सोच की भूमि, जिसका मूल यदि हम देखें तो वेदांत की भूमि। मिथिला के उन जंगलों में, उन राजसभाओं में चिंतन को यदि हम पाते हैं तो क्या पाते हैं?
वैदिक सोच को देखते हैं तो क्या पाते हैं, हम श्रुति को ग्रहण कर रहे हैं, उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब समझते हैं एक समय आता है तो वेदांत कहते हैं कि वेदों का भी अंत हो गया, इसके बियॉन्ड अब कुछ नहीं। वो ज्ञान क्या है? उस परम तत्व का अंश मुझ में भी है, परम तत्व का अंश इनमें भी है, परम तत्व का अंश इनमें भी है, और परम तत्व का अंश जहां है पूर्ण है, उसमें कोई कमी नहीं है। और जिस व्यक्ति जिस संस्कृति में इस प्रकार के भाव आ जाए कि मुझ में भी पूर्णता है, इनमें भी पूर्णता है, ऐसा व्यक्ति, ऐसी संस्कृति भेदभाव से परे सोचने लगती है, और तभी नव सृजन होता है जिसको हम बिहार में देखते हैं, तभी गणराज्य का उदय होता है जिसको हम बिहार में देखते हैं। प्राचीन बातें अक्सर मैं करता हूँ, इसलिए करता हूँ क्योंकि सत्य को जानना बहुत जरूरी है। जानना बहुत जरूरी है कि जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, सूचना के तंत्र ऐसे नहीं थे, तब कैसे हम ऐसा कर सके थे। और इसीलिए आज निराश नहीं होता जब मैं देखता हूँ जनसंख्या बहुत है, 30 वर्ष से कम युवाओं की संख्या 9 करोड़ के आसपास है। यदि विकसित बिहार बनाना है तो हमें तय करना होगा कैसे संभव होगा कि अगले 2 दशकों में इन सभी लोगों के लिए उत्कृष्ट शिक्षा, उचित रोजगार हम बिहार में उत्पन्न कर सकें। सामाजिक भूमिका इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। हर जाति, हर संप्रदाय की भूमिका महत्वपूर्ण है। हर विचारधाराओं के मतभेद से ऊपर उठकर बिहार के लिए कार्य करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि संख्या किसी के साधारण कार्य से सभी को शिक्षा और रोजगार देना संभव नहीं है। यदि हम चाहते हैं उत्कृष्ट शिक्षा और उचित रोजगार मिले, तो ऐसे सभी बिहारवासी जो आज विदेशों में भी हैं, जो आज भारत के महानगरों में भी हैं, जो बिहार में भी है और सफल है, सक्षम है, उनका भी दायित्व बनता है। क्योंकि यदि हम एक स्वप्न देख रहे हैं, उस स्वप्न में यदि पूरी ऊर्जा नहीं लगाएंगे तो स्वप्न नहीं रह जाएगा। लेकिन यदि हमने पूरी ऊर्जा लगा दी तो बिहार की क्षमता प्राचीन काल से बताती है कि निश्चित हम उसको पूर्ण करेंगे। आज इतने लोग सभागार में बैठे हैं, पहले हम लोग 2021 में यहीं बैठे थे। अभी कुछ दिनों पहले पुणे में था, ज्योति झा जी यहाँ आई हुई हैं, अजीत जी थे। तो मैंने कहा पुणे की सभा में कि जो लोग मंच पर थे और जो समक्ष थे, उनमें से मैं किसी को इस अभियान से पहले नहीं जानता था। आप में से अधिकांश लोग ऐसे हैं जो मुझसे, मेरा परिचय आपसे तब हुआ जब इस अभियान की परिकल्पना हुई। तो अभियान मेरा नहीं है, हमेशा मैं यही कहता हूँ, अभियान का जो संदेश है वो भी मेरा नहीं है, बिहार की ही दृष्टि है, और बिहार की दृष्टि ही उसे आगे ले जाएगी। इसीलिए ये जन जन का अभियान है और इसका संदेश बहुत बड़ा है। बिहार के मूल, यदि स्वामी विवेकानंद से हम प्रेरित होते हैं तो स्वामी विवेकानंद कभी ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में नहीं पढ़े थे। अपने ही मूल ग्रंथों का अध्ययन करके उन्होंने जो बातें कही, उसमें इतनी प्रेरणा विद्यमान है कि आज भी हम प्रेरित होते हैं। हम कहते हैं कि स्वयं को कमजोर समझना सबसे बड़ा महापाप है। हम कहते हैं कि जिस व्यक्ति में समस्त सृष्टि की शक्तियां समाहित हो, उसके लिए कोई लक्ष्य को कठिन कहना ऐसा है जैसे उसने अपने आप पर पट्टियां बांध रखी हो। लेकिन लक्ष्य समक्ष है, 2047 विकसित बिहार, जिसमें शिक्षा और रोजगार के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। कैसे बनेगा? अनेक आयाम है। आज जब बिहार को हम देखते हैं, शिक्षा की क्या व्यवस्था है, उसमें कैसे हम योगदान कर सकते हैं। तो मैंने सदैव कहा है, किसी भी विषय की आलोचना करना आसान है। आलोचना करके हम बच सकते हैं कि बिहार तब ऐसा था, अब ऐसा है, लेकिन आलोचना करने से कोई लाभ नहीं होगा। कोई व्यक्ति कुछ प्रयास करता है तो उसकी भी आलोचना करना सबसे आसान है। आप कह सकते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे भी बड़े आलोचक बने इस अभियान के बाद। उन्होंने कहा भाई तो पुलिस ऑफिसर है, IPS ऑफिसर, इनको क्या आवश्यकता पड़ गई कि हर सैटरडे संडे परिवार को छोड़ के पूरे बिहार में घूमते हैं। मन की एक वेदना है, मन की एक पीड़ा है जो हम सभी ने अनुभव किया है, और हर बिहारवासी के मन में है कि हमारा बिहार पिछड़ा क्यों है, कैसे आगे ले जाए। और मैं तो केवल एक निमित्त बन रहा हूं। मैं कह रहा हूं मेरा अभियान नहीं, मैंने तो जोड़ने का प्रयास किया कि भावना हर व्यक्ति के मन में है कि हम कुछ करें। एक मंच अब तैयार हो गया है जिसमें 76,000 तो लोग केवल व्हाट्सएप समूहों में जुड़े हैं, इंपैक्ट लाखों तक है। अनेक आलोचकों को लगता था कि लोग केवल सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हैं, फेसबुक लाइव्स के माध्यम से जुड़े हैं, उस रूप में जुड़े हैं जो जमीन पर नहीं है। लेकिन उनका भी भ्रम तब दूर हुआ जब राष्ट्रकवि दिनकर की भूमि बेगूसराय में नमस्ते बिहार इस बेहद जनसंवाद का प्रारंभ हम लोगों ने 10 दिसंबर को किया। जिस सभा में 50,000 से अधिक लोग थे, किसी जाति के नहीं थे, किसी संप्रदाय के नहीं थे, किसी लिंग के नहीं थे। उनके हृदय में बिहार था। संकल्प था कि मैं बदलूंगा बिहार। हर व्यक्ति की भूमिका होगी बिहार को बदलने में। इस संकल्प के साथ हमने शंखनाद किया।